स्टार्ट चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं मुख्तलिफ जानदारों के बारे में। हम इसमें पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और बायोडाइवर्सिटी को जो सबसे बड़े थ्रेट्स हैं वो क्या हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के और इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के क्या इम्पैक्ट्स हैं ऑन ह्यूमन बींग्स, ये डिस्कस करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज का मजमूआ है। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है इकसाम। ठीक हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग स्पीशीज विद इन स्पीशीज। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग स्पीशीज और विद इन स्पीशीज। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ ये मतलब पाई जा सकती है और क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। उनमें से सबसे पहले आ जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन्स, ये तीन हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जानदारों के बारे में, जानवरों के बारे में। इसमें से हमारे पास 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ के करीब ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से ये हमारे पास हम जान तो नहीं ना सकते कि मतलब हमारे पास पूरी दुनिया में कितने जानवर हैं और मतलब कितने पौधे हैं हमारे पास। हमने ये मतलब जितने हमने अब तक मालूम किए हैं, या मतलब आप लोग ये कह लें कि हमें जिनका पता है सिर्फ ये वो ही जानदार हैं। ये पूरी दुनिया के अगर मिलाएं तो ये उसका 1/3 होगा, मतलब तीसरा हिस्सा हमें मालूम है। और इससे कितने ज़्यादा होंगे वो हमें भी नहीं पता कि मतलब कितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है और वही जानता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कितने जानदार हैं, कितने पौधे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोरा और फाना के बारे में। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फाना मीन्स एनिमल्स, ये दो होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है हमारे पास फूड। अब आप लोग सोचेंगे कि फूड कैसे इम्पोर्टेंस हो सकता है। जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमें पौधों से हासिल होता है, और जो मतलब पौधों हम खाना खाते हैं वो हमें पौधों और जानवरों से हासिल होता है। प्लांट्स, जो हम खाना खाते हैं और खुराक खाते हैं वो हमें पौधों और जानवरों से हासिल होती है। जानवर भी गोश्तखोर होते हैं जैसे, और प्लांट से हमें फल सब्जियां वगैरह हासिल होती हैं, और ज़राअत से भी हमें जैसे गंदम, जौ, बाजरा, ऐसी चीज़ें हासिल होती हैं। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि फूड भी हमारे लिए अहम है। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आता है फूड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ड्रग्स। मतलब ड्रग्स अब हमारे पास कैसे इम्पोर्टेंस हो सकती है। ड्रग्स, इसमें हमारे पास मेडिसिन्स, ड्रग्स से मुख्तलिफ़ किस्म हमें बहुत सी एशिया मेडिसिन्स के तौर पर चाहिए होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मेडिसिन्स के तौर पर मिलती हैं ड्रग्स से। और जैसा कि हम देखा जाए कि पेनिसिलियम से हम फंगस से हम पेनिसिलियम बनाते हैं, फंगस से पेनिसिलियम बनाते हैं। फंगस से हम पेनिसिलियम बनाते हैं, और ग्रेप से और अंगूर से हम लोग शराब बनाते हैं।
अगर देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंस ही है। दूसरी आगे आ गई, और ये जो हमारे पास है ये भी हमें पौधों और जानवरों से ही हासिल होते हैं। दूसरी हमारे पास आगे बिल्डिंग मटीरियल। बिल्डिंग मटीरियल इम्पोर्टेंस, इसमें बिल्डिंग मटीरियल भी इम्पोर्टेंस में शामिल है। मतलब कैसे देखा जाए तो हमें काफ़ी कुछ बनाने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है और उनकी लकड़ी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग मटीरियल भी नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। बायोडाइवर्सिटी की वजह से एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री मेंटेन रहती है। बायोडाइवर्सिटी की वजह से एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री मेंटेन रहती है, और हमारी फ़िज़ा में जो केमिकल्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं। हमारी फ़िज़ा में जो केमिकल्स हैं वो भी इसी की वजह से मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सबसे अगर हम लोग डिस्कस करें तो बायो जियो केमिकल साइकिल आता है। बायो जियो केमिकल साइकिल साइकिल, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर में भी ये बायोजियोकेमिकल्स आता है, और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी बायोजियोकेमिकल साइकिल आता है। इसका मतलब क्या होगा? बायोजियोकेमिकल वो अमल है जिसकी वजह से बहुत से केमिकल जानवरों के जिस्म में आते हैं और उनके जिस्म से इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ये इसी साइकिल की वजह से होता है, और ये एक साइक्लिक पाथवे है। बायोजियोकेमिकल साइकिल साइक्लिक पाथवे है जिसकी वजह से केमिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास ट्रांसफ़र्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट इम्पोर्टेंस इसकी, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की मेंटेनेंस में भी अपना अहम किरदार अदा करती है। अस्सलाम वालेकुम। इससे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, फ्लोरा फाना के बारे में पढ़ा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, और हमने ये थोड़ा बहुत ये डिस्कस किया कि कितने काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिनमें से 4 मिलियन ईयर्स एवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस किया। और अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन में इसकी सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन में ये बता दूं कि हम इसको करते क्यों हैं, ताकि हम ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स बना सकें और उनको अलग ग्रुप में रख सकें। एक खसूसियात वाले जानवर एक में रखे जा सकें, दूसरी वाले दूसरी में रखे जा सकें। इसी की वजह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हुई, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज़। मतलब हम ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स में तकसीम तो कर देते हैं, उनकी जो अगर उनकी विशादात मिलती हैं तो वो एक ग्रुप में रहेंगे और दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकेंगे, और दूसरे ग्रुप में उनके डिफरेंसेस ही होंगे। मतलब क्या इसका हुआ कि एक ग्रुप में उनसे मिलते जुलते एक ग्रुप में होंगे और दूसरे ग्रुप में दूसरे जानवरों से मिलते जुलते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्स। एम्स में क्या हो? क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये एम्स की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनमें हम लोग जानवरों के साइंटिफिक नाम रखते हैं। वो हम लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। सिस्टमेटिक क्या होता है? क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नेक्स्ट हम सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। The branch which deal with the classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics। मैंने इसमें से 3 वर्ड्स लिख दिए थे, क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, उसे हम लोग सिस्टमेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, इसमें एक डेफिनेशन थी टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन मैंने आगे डिस्कस की हुई है, मैं आपको बाद में समझाती हूँ। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
To determine similarities and differences among organisms. To determine similarities and differences among organisms. To find evolutionary relationship. मतलब क्या हुआ इसका कि हमने इसमें उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को डिस्कस करना है जो हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं क्लासिफिकेशन में। और दूसरी बात ये उसने की हुई है कि हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ढूंढना है कि उनमें पुराने वक्तों में कौन सा मतलब रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो किस स्टेज में डेवलप करता है, और तीसरी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आपके लिए वर्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स का ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स इज कॉल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस भी होता है। जेनेटिक्स में ही इनहेरिटेंस आती है, और ये जीन्स इसका मतलब होता है जीन्स को ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्लोज करने से पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास स्पैरो है। स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन टू इंसेक्ट। स्पैरो हमारे पास पिजन से रिलेटेड है, मतलब ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। जबकि हम लोग देख रहे थे स्पैरो और पिजन के बारे में। स्पैरो पिजन से मिलती जुलती है, जबकि इंसेक्ट से नहीं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, इंसेक्ट और स्पैरो में, और ये इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। और अगर देखा जाए तो हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम दो अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को लेते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि आया इनमें कौन सी सिमिलरिटीज़ है और कौन सी डिससिमिलरिटीज़ है, मतलब डिफरेंसेस क्या हैं और इनमें सेम चीज़ें क्या हैं। डीएनए तो दोनों का मुख्तलिफ ही होगा, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा और सिमिलरिटीज़ कम होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ईच टेक्सा फॉर्म्स आर लीडर लाइक। ईच टेक्सा फॉर्म्स आर लीडर लाइक। और टेक्सा क्या होता है? द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइज, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, उसे टेक्सा का नाम दिया जाता है। मतलब उसे नाम, किसी चीज़ को नाम देना। ऐसे हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। डिवर्सिटी दो लफ्ज़ का मजमूआ है, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि मतलब ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हैं, ट्रॉपिक किन किन रीजन्स में ये हो सकती है और किन रीजन्स में नहीं हो सकती। पहले हमने ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे देखे, हमने सब टेम्परेट रीजन्स देखे हमने, उनमें भी ये हो सकती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ही कि ये बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैं लिख देती हूँ, किन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है, डिपेंडेंस। क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, soil और स्पीशीज, अदर स्पीशीज। मतलब वहाँ की हवा कैसी होगी, मिट्टी कैसी होगी, ये उस पर भी डिपेंड करती है। वहाँ मौसम कैसा है, आया सर्दी है, गर्मी है, या वहाँ पीने का पानी कैसा होगा, ये बायोडाइवर्सिटी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। और सॉइल पे भी डिपेंड करती है, मतलब मिट्टी वहाँ की कैसी होगी,
अल्टीट्यूड में मतलब ऊंचे किसी जगह पर पहाड़ होंगे, किसी जगह पर दरिया होंगे, समंदर होंगे, और जैसे सतह मुर्तफा पटवार हो उसमें हमारे पास ऊंचे टीले ही होंगे, और अदर स्पीशीज़ इन चीज़ों पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमने फ्लोरा फाना को पढ़ा, डिस्कस किया इसके बारे में। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं, फाना एनिमल्स को कहते हैं। फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया, फूड, ड्रग्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इसमें आप लोगों ने नई बात जो पढ़ी वो ये थी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। ये मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है कि मतलब ये एक साइकिल ही है जिसको जो हमारे पास ट्रांसफ़र केमिकल्स को ट्रांसफ़र करता है, आया न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, एम्स को डिस्कस किया, सिस्टमेटिक्स को डिस्कस किया, और ये बाकी चीज़ों को एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इनमें से आपको किसी एक चीज़ की भी समझ नहीं लगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।